नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एग्ज़ाम 2026, यानी कि यूपी लेखपाल एग्ज़ाम होगा आपका 2026 21 मई को। ओके, और गाइज यहाँ पर जो है मैंने आपका यूपी जीके की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर दी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का इतिहास मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ पर देखो, हिंदी की क्लास है, जिसमें कि हिंदी वर्णमाला हिंदी, और मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी ट्रिक से, जो कि देखते ही सब एकदम याद हो जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, मस्त तरीके से। ओके, इसमें ना कोई इशूज़ होगा। और हाँ, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आपको ये पीछे जो दिख रही है PDF चाहिए ना, तो यहाँ पर देखो PDF मिलेगी टेलीग्राम पर। ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, फिर नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है ना। यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए गाइज, अब फिर जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को, जो कि हिंदी वर्णमाला, और इस पूरी क्लास में फिनिश। ठीक है, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान से। तो गाइस, चर्चा करेंगे हम यहाँ पे वर्णमाला की। देखो, इसकी परिभाषा हम बहुत ही काफ़ी दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सिंपल सी बात है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। अब देखो, जैसे ऐसे अनार है, तो ऐसे अनार के बाद आ से आम ही आएगा। जैसे कै के बाद में ख आना ही है। अब आप यहाँ पे कै के बाद में मैं तो नहीं रख सकते। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस गलत होगा। तो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होगा, एक व्यवस्थित एक क्रम होगा, उसको ही क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि माला है, आप माला, जैसे कि आप मोतियों की माला बना रहे हैं, अगर उसमें सारे सीक्वेंस वाइज मोती है तो मोती की माला बेस्ट बनेगी। अगर उसमें कोई मोती छोटा या बड़ा है, तो उसका जो सीक्वेंस होगा माला का, वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिय वर्ण है, फिर उससे बड़ी यहाँ पे अक्षर है, उससे बड़ी पद या शब्द, फिर पदबंध है, फिर उपवाक्य है, सबसे बड़ा क्या है? वाक्य है। तो ये भी आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। मैंने कहा था ना, देखते ही सब याद होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी तरीके से, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो कि बहुत पहले प्रिपरेशन करते हैं, तो ये चीज़ें आप ट्रिक से पढ़ने की ज़्यादा संभावना रहती है आपकी। ठीक है ना। चलिए, अभी देखो, अभी एक परिभाषा है वर्ण की, एक छोटी सी परिभाषा वर्ण की। देखो, हम वर्ण की बात करते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। यहाँ से ना एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है भैया, वो क्या है? वो है ध्वनि। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसमें नो कोई इशूज, ना कोई डाउट्स। और इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। ये जो ध्वनि है, इसी को तो वर्ण कहते हैं। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर और व्यंजन, यही पढ़ते आ रहे हैं आप। स्वर और व्यंजन दो ही तो है जो दिमाग चाटते हैं हमारा। ठीक है ना। मूल्य बात करते हैं। देखो, वैसे तो जो स्वरों की संख्या होती है ना भैया, वो 11 होती है, लेकिन यदि इसमें अगर हम अयोग वहा, यानी कि अगर हम उसमें अनुस्वार, और देखो ये तो अनुस्वार होता है इस तरह से, और गाइज ये जो ए के पीछे दो बिंदी लगी होती है ना, ये होता है विसर्ग। अगर हम इन 11 स्वरों की बाद में ये दो यहाँ पर अयोग वहा भी जोड़ दें, फिर इनकी संख्या क्या हो जाती है? 13 हो जाती है। ठीक है ना। ध्यान रखिए, दो फैक्ट से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है। अगर हम दो अयोग वहा जोड़ दें यहाँ पर, ये आपका जो अनुस्वार और जो विसर्ग है, तब आपके यहाँ पर संख्या हो जाती है हिंदी में स्वरों की 13। इतनी बात डन है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ए आ ई ऐ उ औ री ए ऐ ओ औ, यहाँ तक तो आपके हिंदी में स्वर 11 है। अगर हम ये दो यहाँ पर अयोग वहाँ जोड़ देते हैं, तब गाइज यहाँ पर आपकी संख्या हो जाती है 13। क्लियर है? चलो, अब चर्चा करेंगे यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण। देखते ही सारी चीज़ें याद होगी, फटाफट बस रिवाइज की तरह से, क्योंकि आप पढ़ते ही आ रहे हैं इनको। बताइए, पढ़ते ही आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पढ़ते ही आ रहे हैं। तो बस अब थोड़ी सी यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन है कि फटाफट रिवाइज करते रहो, और क्या। ठीक है, देखो, अब हम पहले स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं।
अगर हम उच्चारण काल या फिर मात्रा के आधार पर स्वर के भेद देखें, 3 होते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लिंग स्वर, इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं कोई नई चीज़ है, ठीक है ना। आप कहेंगे हमें पता है मैडम, आगे बढ़ो। ह्रस्व स्वर आपको पता है जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी कि 1 मात्रा का समय लगता है, ठीक है, वो हमारा ह्रस्व स्वर होता है। इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या बेटा कितनी होती है? 4 होती है। फटाफट दिमाग में सेट कर लो, देखते ही बनेगा कि नहीं बनेगा, देखते ही सब याद होगा, एकदम सेट कर लो माइंड में। दीर्घ स्वर की बात करें जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भैया जी 2 गुना, कितना भैया जी? सेकंड, 2 गुना टाइम लगता है, वो हमारा दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 और 3 6 और 7। ऐसे भी ध्यान रखना है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनको मूल स्वर भी कहते हैं, तो ध्यान रख लो। आ, ऐ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर है, ठीक है। चर्चा करेंगे जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, वो पुल्लिंग स्वर होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है हमारा? ओम। आप बोल के देखो, बहुत लंबी ध्वनि होती है इसके। फाइनली जैसे हम बात करें कि मेरा कोई भाई है, जी हाँ, देखो अगर मेरा भाई काफ़ी दूर है, मैं नीचे हूँ, मेरा भाई छत पर है, मुझे अपने भाई को आवाज़ देना है, तो मैं अगर बोलूँगी उसको कुछ भी आवाज़ है, मानो मेरे भाई का नाम है मोहन, मैंने बोला, देखो अगर पास ही होगा तो बोल दूंगी मोहन, जल्दी सुन जाएगा। अब अगर भैया मेरा भाई दूर पे है, मोहन दूर है, मैंने कहा छत पे है, मैं नीचे हूँ, मुझे उससे आवाज़ लगानी है, ठीक है, मुझे उससे कुछ फर्क है, तो फिर मैं क्या बोलूँगी एकदम? मोहन भैया या फिर मोहन, ठीक है ना, इस तरह आवाज़ लगाऊंगी ना, तो जब हमारी साउंड बहुत लंबी जाएगी, ठीक है ना, काफ़ी देर तक, वो हमारे यहाँ पे पुल्लिंग स्वर होता है। चीज़ें क्लियर है? चलिए अभी चर्चा करेंगे जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। जीभ के आधार पर जो स्वरों के भेद है वो 3 होते हैं। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्चात स्वर होता है। जीभ के आधार पर अग्र स्वर, जीभ का अगला भाग अग्र स्वर होता है। देखो जीभ का ये अगला भाग, ये क्या है बेटा? देखते ही सारी चीज़ें याद होंगी, फटाफट दिमाग में सेट कर लो। जिसमें कि ई, बोल के देखो, ई, ऐ, ई, ऐ, ए, ऐ। जीभ का अगला भाग यहाँ से वर्क कर रहा है, देखो ई, ऐ, ए, ऐ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी बात करते हैं, इसके नाम से ही कम है, कन्फर्म है, मध्य स्वर। मध्य यानी कि जीभ का बीच का भाग, मध्य वाला, ठीक है ना। देखो जो जीभ का मध्य भाग होगा ये काम करता है, जिसे बोलो बोलो ए, बोलो ए, बोलो ए, ओके। पश्चात स्वर, जीभ का बेटा यहाँ पे पीछे वाला भाग, ठीक है ना, निकाल लो यहाँ पे अपनी टंग। तो जीभ का जो पिछला भाग होता है यहाँ पर, ये हमारा क्या करेगा? वर्क करेगा, ठीक है। जिसमें कि देखो आप बोल के देखो, इसमें खुद हमारी ट्रिक छिपी है। बोल के देखो, आ, ऊ, औ, ओ, औ। बोल के देख लो ना, खुद बोल के देखो, ट्रिक तो आपके साथ में है, खुद बोल के देखो। अग्र स्वर, बस ये ध्यान रख लो, जीभ का अगला भाग, जीभ का बीच का भाग, जीभ का पिछला भाग, ठीक है ना। यहाँ से चलिए अभी हम चर्चा करेंगे मुख विवर। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। देखो जिसमें कि संवर्त, अर्धसंवर्त, अर्धविवृत और विवृत, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन बन ही सकता है, ठीक है। अब देखो संवर्त की बात करते हैं, फिर अर्धसंवर्त की बात करेंगे। संवर्त, मुंह लगभग बंद रहता है। संवर्त में मुंह लगभग बंद रहेगा। ई, ऐ, उ, औ, ई, ऐ, उ, औ, मुंह बंद है, ध्यान से देखो। अर्धसंवर्त में मुंह थोड़ा आधा, इसमें आधा बंद रहता है, इसे ए, ओ, ठीक है ना। अर्धविवृत में मुंह आधा खुला रहता है, आधा खुलेगा भैया, बोलो ए, औ, खुल रहा है आधा। और विवर्त में मुंह पूरा खुल जाएगा, विवर्त में भैया मुंह पूरा खुलेगा, आ, खुल गया पूरा मुंह, आ, देखो कैसे मेरा मुंह बड़ा सा खुल रहा है, ठीक है। ऐसे या बोल के देखो। संवर्त में मुंह बंद रहता है लगभग, ठीक है ना, ई, ऐ, उ, औ। इसमें थोड़ा आधा बंद रहता है, इसमें थोड़ा मुंह खुलता है और इसमें पूरा खुल जाता है, आ। चलिए क्या बढ़िया ट्रिक है, मजा आ गया। अब हम बात करेंगे ओष्ठ या फिर होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 2, ये भी बेस्ट है। वृत्ताकार है, वृत्ताकार, देखो वृत्ताकार होते हैं जहाँ पे होठ गोल हो जाते हैं,
अवृत्ताकार स्वर में होते हैं जहाँ पर होठ हमारे गोल नहीं होते। ट्रिक आपके सामने है, ठीक है, इसमें कोई भी यहाँ पर इशूज़ नहीं होगा। ओके, बात करते हैं वृत्ताकार। देखो होठ गोल हो जाते हैं, ऊ औ ओ औ, बिल्कुल होठ गोल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब अवृत्ताकार जो स्वर होते हैं इसमें होठ गोल नहीं होते, जैसे ए है, आ, ई, ऐ, ए, ऐ हो रहे हैं नहीं ना, तो बस यही हमारी ट्रिक है, बोल बोल के देख लो। चलिए अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ से ना आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा भाई हमें। देखो हमें ना ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितने में हमारा पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि पूछेगा, बिल्कुल। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर अंग वर्ण, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर शब्द अर्थ। अब देखो जैसे ये कोई शब्द है रमन, इसका कोई अर्थ होगा भाई, रमन नाम है, रमन का अर्थ होता है, रमन नाम का क्या अर्थ है? जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं नाम, ठीक है, उसका नाम क्या, सबके अपने अपने अर्थ होते हैं। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई हमारी शब्द होगी, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य है, और भाषा का सबसे बड़ा अंग हमारा वाक्य होता है। जैसे एक पूरा वाक्य लिख दिया, मोहन खाना खाता है, बाजार जाता है, स्कूल जाता है, फलाना ढिमकाना, इस तरह, ठीक है ना। मैंने लिख दिया रट लो, जी हाँ, आपको नहीं पता, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत आए हुए हैं इस तरह ही, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इस तरह ही लेखपाल वगैरह एग्जाम में। मैंने कहा ट्रिक है आपके हाथ में, बिल्कुल हिंदी की पूरी ट्रिक से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, पूरी ट्रिक से पढ़ाऊंगी। और भी चीज़ें ट्रिक से हम पढ़ेंगे। आप कुछ टॉपिक मुझे बता देना कि वो चीज़ ट्रिक से पढ़ा दो, ठीक है, मैं पढ़ा दूँगी। देखो हिंदी में स्वर 11 होता है। अगर हम टोटल बात करते हैं, टोटल तो वर्ण 52 होते हैं, लेकिन टोटल ये जोड़ के और 56 है भैया जी, ठीक है ना, टोटल 56। स्वर 11 है, 13 भी होते हैं। व्यंजन यहाँ पे 33, 11 और 33 को जोड़ लो भैया, मूल वर्ण 44 हो गए, ठीक है भैया जी। अयोगवाह 2 ये होते हैं, और एक ये अयोगवाह होते हैं 2। देखो भैया जी 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, श्र, त्र, गे, शर्मिक, ठीक है। उत्सिक्त या फिर दीर्घुण ताड़न जात ये 2 होते हैं, ड और ढ, ओके। टोटल कितने हो गए? 52। विदेशी वर्ण फ, ख, ज और आ ये कितने होते हैं भैया जी? 4 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 56 हो गए। इस तरह 56 से कोई मतलब नहीं, 52 याद रखो, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहीं से बनते हैं, ओके। चलिए दिमाग में घुसा लो, बिल्कुल आगे बढ़ो भैया। नेक्स्ट है, अब देखो ये जो है यहाँ पे हमने स्वर कंप्लीट कर लिया। इसकी परिभाषा आपको पता ही है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनकी संख्या इतनी होती है। व्यंजन भी आपको पता है जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जब से एडमिशन हुआ था, ओके। चलो अब हम देखो यहाँ पे व्यंजन पढ़ने वाले हैं। व्यंजन, अब हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। चलो सबसे पहले हम व्यंजन में अल्प प्राण, महाप्राण ये पढ़ लेते हैं। आपको पता है ना 25 यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ठीक है। देखो अल्प प्राण व्यंजन पढ़ लो सबसे पहले। इसकी परिभाषा होती है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बहुत कम वायु श्वास बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखें, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे कि यहाँ पे प्रत्येक वर्ग, जैसे कै, ख, ग, घ और ड, ठीक है। इस तरह से प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये क्या है? अल्प प्राण है। ये क्या है भैया जी? अल्प प्राण। देखो ये प्रत्येक वर्ग का होगा, वर्ग 5 होता है ना, क्लियर है। और साथ ही साथ में आपके अंतस्थ व्यंजन भी यह लेवा ये अल्प प्राण में होंगे। फॉर एग्जाम्पल कै, ग, ड, च, ज, ण, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ये सब के सब क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। अभी हम चर्चा करेंगे महाप्राण व्यंजन के बारे में। देखो महाप्राण व्यंजन की परिभाषा होती है, इसमें जो वायु होती है अधिक बाहर निकलती है कार जैसी ध्वनि आती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। देखो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा, जैसे मैंने कहा कै, ख, ग, घ और यहाँ पे ड, तो प्रत्येक वर्ग का चौथा
सॉरी दूसरा और जो चौथा वर्ण है वो हमारा महाप्राण होगा। और साथ में महाप्राण व्यंजन में उष्ण व्यंजन श से है, ये भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, नीचे उदाहरण दिया हुआ है, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, यहाँ पर देख लो। जैसे अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग 5 होते हैं ना, तो प्रत्येक वर्ग का कै गै डै चे जय जय अणे, ठीक है ना। इस तरह से मैंने पढ़ा दिया है, बाकी सारी चीज़ें देखो यहाँ पे। अभी हम चर्चा करेंगे पर्यटन के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। देखो गाइस, पर्यटन के आधार पर अगर हम व्यंजनों के प्रकारों की बात करते हैं तो जैसे आपको पता है कि स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। एक होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये संघर्षी, सॉरी यहाँ पे संघर्षी लिखना भूल गई। स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं कैसे मैं तक। एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं जो कि च छ जय झ ये 4 होते हैं। नासिकीय व्यंजन ये होते हैं डै णे 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 और मैं। देखो डै णे णे और यहाँ पे न आएगा न और मैं। आपको पता है ना इस तरह से कै चे टे ते और पै, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारे क्या है 5 वर्ग हैं। तो कै से लेकर यहाँ पे मैं तक ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसमें से जो च छ जय झ है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। लास्ट में जो ये डै और जो ये यहाँ पर आपका ण और ये ण और न और जो मैं आता है, इनको हम क्या कहते हैं, नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल होता है, लुंठित व्यंजन यहाँ पे र होते हैं, उत्सिप्त व्यंजन ड और ढ होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपसे, ठीक है ना, इसलिए सो बेस्ट यहाँ पे याद रखें। यही तो ट्रिक है, माइंड में बस सेट करो। देखो जैसे स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग कुल 25 होते हैं, इस तरह देख लो। कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पै वर्ग। कै वर्ग को हम कंठे बोलते हैं, ठीक है। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंते ओष्ठ्य पढ़ते आ रहे हैं, आपको पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं। आपसे पता नहीं कितनी ज़्यादा पेपरों की तैयारी कर रहे हैं और कितनी बार हम हिंदी में बार बार ये चीज़ दोहराते रहते हैं। तो ये देखो इस तरह 5 वर्ण, इसमें भी 5 वर्ण, ये भी 5 वर्ण, 5 वर्ण, 5 वर्ण, टोटल ने कितने 25। इनको क्या स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये जो छ छ जय झ है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ये जो डै ण न न मैं है ये यहाँ पर हमारे क्या है, नासिकीय व्यंजन कहते हैं हम इनको, ठीक है ना। चलिए इस तरह से अभी आपने एक और चीज़ सुनी होगी जिसमें कि अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन सुना होगा बेटा, बिल्कुल सुना होगा। तो देखो इसमें अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की बात करते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती है, उन्हें अघोष व्यंजन कहता है। बस इसकी ट्रिक समझो। देखो इसकी ट्रिक क्या है यहाँ पर, इसके ट्रिक क्या है, इसके ट्रिक है वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। वर्ग ऐसे ही कै चे टे ते पै। देखो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कै खे चे छे टे ठे ते थे पै फै, ये और साथ में उष्ण व्यंजन में श से और से। इसमें ना है को छोड़कर है आपका आएगा किसमें, सघोष व्यंजन में। जी हाँ, ये चीज़ बहुत ही गुमराह करने वाली होती है आपकी। उसमें आपके अंतस्थ व्यंजन आएंगे और ये है उष्ण व्यंजन का है भी आपका सघोष व्यंजन में आएगा। इस तरह से टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ध्यान रख लो अघोष व्यंजन की संख्या 13 होती है। अभी हम बात करेंगे गाइज यहाँ पे सघोष व्यंजन। पढ़ते आ रहे हैं अभी इनको बार बार, ठीक है। बस अभी रिवाइज करना है और ट्रिक दिमाग में सेट करनी है। इसकी ट्रिक क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सीक्वेंस वाइज बिल्कुल। जैसे यहाँ पर ये कै चे टे ते और पै, ठीक है। इनका तीसरा वर्ण जैसे कि गै घे डे चे बाद चे छ जय झे ण, यहाँ पे डे ढे णे धे ने दे धे ते धे ने, यहाँ पे बै भै और मैं, और साथ में अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे और साथ में जो है 2 ये भी आ जाएंगे, ठीक है। और है भी देखो, ठीक है ना। इस तरह से ये आपके आएंगे सघोष व्यंजन में। बस ट्रिक याद रखो फटाफट, पीडीएफ के लिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखो
अघोष व्यंजन सब चीज़ लिखी हुई है, PDF जब मिल जाएगी सारी चीज़ों का रट्टा मार लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे हिंदी वर्णमाला, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, स्वर, ठीक है। ये अयोगवा होते हैं 2, व्यंजन इस तरह से होते हैं देखो 5, ठीक है। सारी चीज़ मैंने पढ़ा दी है। चलिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वर और व्यंजन वर्णों के उच्चारण जो स्थान है। हाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वैसे मैं आपको PDF ये दूंगी ना, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जी हाँ, देखो स्वर और व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिके, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। देखो दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में व आता है, कंठोष्ठ में ओ औ आता है, कंठ तालु में ए ऐ आता है, नासिके में अंग और डैण है, नैन में ये सब आता है, ठीक है। कंठ के अंदर देखो जो कंठ हमारा वर्ग है उसके अंतर्गत ए और आ यहाँ पे और है और ये विसर्ग वाला ये आता है। तालु के अंतर्गत ई ऐ और ये और श आता है। मूर्धा के अंतर्गत री, ठीक है, र और श आता है। दंत के अंतर्गत रि, ल और से आता है। ओष्ठ के अंतर्गत ऊ और बड़ा ऊ आता है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर PDF में सारी चीज़ें हैं, मिल जाएगी, इसका रट्टा मार देना। ओके गाइज, सो इस तरह से यहाँ पे हमारी हिंदी जो वर्णमाला है कंप्लीट हो जाती है ट्रिक के अनुसार, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीथिंग। अगर हम बात करते हैं हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर रहता है वर्णमाला, हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ना 2-3 क्वेश्चंस आपके मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। सो यहीं पर मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। आई होप आपको क्लास बेस्ट लगी होगी। अगर क्लास आपको कंटिन्यू चाहिए इसी तरह से तो फटाफट आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। सो गाइस, चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।